हे व्हाट्सअप गाइस। तो वेलकम गाइस, वेलकम वेलकम वेलकम। तो ये है गाला 4 के सेक्शन ए सॉल्यूशंस। आज हम सारे सॉल्यूशन देख लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं डिफाइन मनी एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन ऑफ मनी। तो आंसर देख लेते हैं मीनिंग ऑफ मनी। मनी बेसिकली एक ऐसा टूल है जो ट्रेड को आसान बनाता है और ये गुड्स और सर्विस के एक्सचेंज के लिए मीडियम के रूप में मानी जाती है। और बार्टर सिस्टम में डायरेक्ट गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, लेकिन मनी से ये प्रोसेस बहुत सिंपल और एफिशिएंट हो जाता है। उसे हम मनी कहेंगे। तो डेफिनेशन क्या है मनी का? ऐसा मार्शल और रॉबर्टसन के द्वारा देखते हैं। तो इकोनॉमिस्ट आल्फ्रेड मार्शल के अकॉर्डिंग अगर देखा तो मनी एक ऐसा मीडियम के रूप में डिफाइन किया गया है जो यूनिवर्सली मतलब हर जगह और हर समय बिना किसी डाउट या एक्सेप्ट किया जाता है। इसका मतलब है कि मनी के थ्रू ट्रांजैक्शन में रिलायबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी होती है। सेकंड, जो रॉबर्टसन डेफिनेशन लाइक इकोनॉमिस्ट डी एच रॉबर्टसन ने मनी को कुछ भी डिफाइन किया है लाइक जो यूनिवर्सली गुड्स और सर्विसेज के एक्सचेंज के लिए एक्सेप्ट किया जाता है, उससे हम डायरेक्ट कहेंगे एज अ मनी। बहुत सिंपल चीज जो एकदम मतलब यूनिवर्सली एक्सेप्टेंस हो कोई भी चीज को एक्सचेंज करने के लिए, तो वो सारी चीजें मनी है। रॉबर्टसन का डेफिनेशन ये कहता है। अब मनी के फंक्शन देख लेते हैं। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ओके। तो ट्रांजैक्शन को आसान बनाना लाइक मनी का प्राइमरी रोल है एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज ये है कि ट्रांजैक्शन को सिंप्लीफाई करता है। बटर सिस्टम में दोनों पार्टीज के पास एक दूसरे की चीज़ें चाहिए होती है, एक दूसरे वाले सामान जो दोनों को जरूरी हो। और मनी ये कॉम्प्लिकेशन को दूर करता है, एलिमिनेट कर देता है। और ये एक्सचेंज के लिए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मीडियम प्रोवाइड करता है। सेकंड जो पॉइंट है कि इंक्रीज मार्केट एफिशिएंसी। तो देखो, मनी के यूज से बायर्स और सेलर्स अलग अलग गुड्स और सर्विसेज के वैल्यू को इजीली कर सकते हैं, और एक कंपेरेबिलिटी मार्केट एफिशिएंसी को बढ़ाती है, क्योंकि ये कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर दोनों के लिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को सिंप्लीफाई करती है। तो चलिए एक बार गाइस ये पढ़ लेना, रीड कर लेना, एकदम इजी है, बहुत इजी है। देखना जो बताया वो सिंपल वैसा ही है सारी चीजें। सेकंड, स्टोर ऑफ वैल्यू लाइक वेल्थ को प्रिजर्व करना। अब देखो, मनी इंडिविजुअल और बिजनेसेस को अपनी वेल्थ स्टोर करने की सुविधा देता है। अब गुड्स और सर्विसेज को मनी में कन्वर्ट करके एंटिटीज अपनी इकोनॉमिक वैल्यू को समय के साथ प्रिजर्व करती कर सकती हैं। लाइक ये फंक्शन सेविंग और वेल्थ एक्यूमुलेशन में खास तौर पर इंपॉर्टेंट है। मतलब एक तरीके का स्टोर करने का, कंपनी स्टोर करती है जो वेल्थ एक्यूमुलेशन कह सकते हैं, और कुछ जो हम ऐसा पर्सनली करते हैं वो सेविंग्स है ना। और फ्यूचर नीड्स के लिए लाइक हैज हैज अगेंस्ट फ्यूचर नीड्स। तो देखो, स्टोर ऑफ वैल्यू के रूप में मनी लोगों को फ्यूचर नीड्स और इमरजेंसी के लिए प्लान और प्रिपेयर करने में मदद करती है। और ये सिक्योरिटी और एश्योरेंस प्रोवाइड करता है कि फ्यूचर इकोनॉमिक कंडीशन चाहे जो भी हो, गुड्स और सर्विसेज एक्सेस करने में एबिलिटी होगी। मेजर्स ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्डाइज वैल्यू। तो इसमें देख लेते हैं वैल्यू। मनी एक कॉमन स्टैंडर्ड या यूनिट ऑफ अकाउंट प्रोवाइड करता है, लाइक जो अलग अलग गुड्स और सर्विस के वैल्यू असाइन करने और कंपेयर करने में मदद करता है। लाइक ये स्टैंडर्डाइजेशन ट्रेड को कंडक्ट करने और प्राइस सेट करने के प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर देता है। हो गया। एंड देन सेकंड थिंग है फैसिलिटेट्स इकोनॉमिक कैलकुलेशन। जो इकोनॉमिक कैलकुलेशन है उन्हें हो सकता है इजी बनाता है। लाइक मेजर्स ऑफ वैल्यू के रूप में मनी इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस को इन्फॉर्म इकोनॉमिक डिसीजन लेने में मदद करता है। लाइक ये प्रॉफिट लॉसेस और रिलेटिव वैल्यूज कैलकुलेशन को एनेबल करता है ना। मतलब और भी ज़्यादा कैलकुलेशन उससे कर सकते हैं। मनी ऐसे नंबर्स में आते हैं जो इफेक्टिव इकोनॉमिक प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के लिए क्रुशियल है। स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। तो देखो, डिफर्ड पेमेंट ऐसा मतलब हम उधारी में पैसा। तो देखो, मनी एक और इम्पॉर्टेंट रोल स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट के रूप में है, जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करता है। अब इसका मतलब है कि गुड्स और सर्विसेज को अभी खरीद सकते हैं और पेमेंट फ्यूचर में कर सकते हैं, और ये मॉनेटरी सिस्टम में ट्रस्ट को अंडरलाइन करता है। सेकंड पॉइंट है कि इकोनॉमिक फ्लेक्सिबिलिटी एंड ग्रोथ। लाइक ये फंक्शन इकोनॉमिक के बोरोइंग और लैंडिंग। देखो, बोरोइंग मतलब किसी से उधार लेना, लैंडिंग मतलब किसी को उधार देना। एक्सपेक्ट टू सपोर्ट करता है, इन दोनों एक्सपेक्ट्स को क्या सपोर्ट करता है, जिससे इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेस एक्सपेंशन और कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ता है ना। डिफर्ड पेमेंट्स को एनेबल करके मनी इकोनॉमिक के ओवरऑल ग्रोथ और डायनामिज्म में एक वाइटल रोल प्ले करता है। चलिए तो गाइस, और बात देख सकते हैं आप, पहले अभी हमने कहाँ से स्टार्ट किया था और कहाँ कहाँ। देखो, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, फैसिलिटेट ट्रांजैक्शन, इंक्रीज मार्केट एफिशिएंसी, स्टोर वैल्यू, वेल्थ प्रिजर्वेशन, हैज हैज अगेंस्ट फ्यूचर नीड्स, मेजर्स ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्डाइज वैल्यू, फैसिलिटेट्स इकोनॉमिक कैलकुलेशन, स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट, एनेबल्स क्रेडिट ट्रांजैक्शन, एनेबल फ्लेक्सिबिलिटी एंड ग्रोथ। उसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मनी। टाइप्स ऑफ मनी तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा आसान है। तो देखो, कमोडिटी मनी सबसे ज़्यादा है। तो इस टाइप की मनी में इंट्रेंसिक वैल्यू होती है, मतलब मनी खुद में वैल्यू होल्ड करती है, जैसे गोल्ड, सिल्वर या अदर कमोडिटीज। इनकी खुद की इंट्रेंसिक वैल्यू होती है। एनिमल मनी,
लाइक कुछ कल्चर्स स्पेशली एंशिएंट ट्रेडिशनल सोसाइटी में एनिमल जैसे कैटल को मनी के रूप में यूज़ किया जाता था पहले के ज़माने में। अब थर्ड नंबर मेटल मनी। ये क्या हो गया भाई? ओके, मेटल मनी। तो गोल्ड सिल्वर कॉपर या अदर मेटल से बने कॉइन्स, इनकी वैल्यू ऑफन मेटल के वर्थ पर बेस होती है जो भी है ना, तो उनको हम मेटल मनी कहेंगे। पेपर मनी इनिशियली ये गोल्ड या सिल्वर के इक्विवेलेंट पे करने का प्रॉमिस होता था, लेकिन अब मोस्टली ये फाइट मनी रिप्रेजेंट करता है, लाइक जो इशूइंग गवर्नमेंट द्वारा बैक्ड होती है। ओके, अब फिफ्थ है जो मतलब इशूइंग द्वारा मतलब बनाई जाती है उनके द्वारा। बैंक मनी। बैंक मनी मतलब डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक मनी के रूप में भी जानी जाती है। इस मनी की इस टाइप की मनी जो बैंक में अकाउंट्स में रखे बैलेंस के रिप्रेजेंट करती है, और इसे चेक्स, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर या अदर डिजिटल मीन्स के थ्रू ट्रांसफर किया जा सकता है। और सिक्स्थ है हमारा प्लास्टिक मनी। जो प्लास्टिक मनी क्रेडिट और डेबिट कार्ड को रेफर करता है, लाइक ये खुद में मनी रिप्रेजेंट नहीं करती, लेकिन मनी को इजीली ट्रांसफर या बोरो करने की सुविधा देती है। they discuss any 5 measures to reduce poverty in India। तो आई थिंक ये हो चुका है। इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, डेवलपमेंट स्मॉल स्केल अनऑर्गेनाइज सेक्टर, यूज ऑफ अप्रोप्रिएट टैक्स पॉलिसीज, ये सारी चीज़ें आई थिंक प्रीवियस गाला पेपर्स में आ चुका है। ये क्वेश्चन सेम रिपीटेड है। तो अगर जब मैं पीडीएफ पोस्ट करूंगा, पीडीएफ सबको फ्री में मिलेगी गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। एंड देन देखिए जब पीडीएफ में डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो क्या करूंगा, ये वाला आप बता देना नीचे, ये हटा दूँ जो रिपीटेड क्वेश्चन एक दो है, अभी मेरे से गलती हो गया था, अभी भी रिपीटेड, तो ये दोनों ये सारी हटा दूँ, क्योंकि जब आप प्रिंट करोगे तो पेज हो सकता है आपके 20 पेज में ही सारे क्वेश्चन आंसर आ जाए, तो अच्छी बात है उतना, है ना। तो स्टेट द मीनिंग ऑफ बर्थ रेट, डिस्कस एनी 5 रीजन ऑफ हाई बर्थ रेट इन इंडिया। तो ये भी हो चुका है, जिसमें हमको और डिस्कस यानी 5 रीजन बताया था, उसमें कॉजेज भी लिखे थे ना, पहले वाले में क्या लिखे थे, कॉजेज। सो गाइस अब हम आ गए हैं 4 नंबर पे। तो 4 नंबर सॉरी, हाँ, तो गाइस 3rd नंबर हो गया। 4 नंबर पे आते हैं, एक्सप्लेन इन डिटेल मेथड टू कंट्रोल पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके लिए मेजर टू कंट्रोल पॉपुलेशन। अब ये सारे स्टेप्स जो बताए गए हैं वो सारे हमें करना चाहिए। मास एजुकेशन एंड अवेयरनेस, मतलब मास एजुकेशन मतलब बहुत अलग अलग मीडिया के थ्रू हमको एजुकेशन फैलानी चाहिए, जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स और सारी जो फैमिली प्लानिंग एंड वेरियस थिंग्स की एजुकेशन प्रोवाइड करने एंड अवेयरनेस फैलाना चाहिए लोगों के बीच में। सो देखो, बर्थ रेट कम करने के लोगों को छोटे परिवार के अहमियत समझाना जरूरी है। और डेमोग्राफर मानते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण का बेस्ट मेथड है लोगों को इस बारे में एजुकेट करना। और मीडिया के थ्रू वेरियस प्रोग्राम दिखाकर स्कूल्स और कॉलेजेस में लेक्चर, सेमिनार्स, प्लेस और सॉन्ग्स अरेंज करके लोगों में इस टॉपिक पर अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए। जैसे इन 2000 में हुआ था, क्या हुआ था, 2000 में गवर्नमेंट ने वुमेन की अपलिफ्टमेंट पर पॉपुलेशन पॉलिसी में स्पेशल फोकस दिया। इससे इनिशिएटिव से पॉपुलेशन कंट्रोल में बड़ा चेंज लाया जा सकता है। सेकंड है जो कि इफेक्टिवनेस ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। फैमिली प्लानिंग जो प्रोग्राम है उसका इफेक्टिवनेस क्या कहते हैं, तो देखो गवर्नमेंट ने अपनी फैमिली प्लानिंग सर्विसेज बढ़ा दी है, ताकि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम और इसकी पब्लिक अवेयरनेस ज़्यादा इफेक्टिव बने। अब बर्थ रेट रोकने में मेजर रोल देखो, बर्थ रेट रोकने में जो मेजर रोल प्ले करने वाले कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेथड्स है वो लोगों को तक आसानी से सस्ते रेट्स में पहुंचाना, अवेलेबल कराना चाहिए, और बहुत ज़रूरी है। और जो तीसरी चीज़ इसमें देखो ये बताएं, जो पॉलिसी ऑफ 2000 में जब बनाया गया था, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में बदलाव किए गए, जिसमें जोर दिया गया अनवांटेड जो प्रेगनेंसी होती है रोकने की प्रिवेंटिव मेथड्स पर, ना कि सिर्फ स्टेरिलाइजेशन पर, है ना। और सारी मतलब जो भी प्रिवेंशन करने का कि किस तरीके की प्रेगनेंसी रोकना, मतलब जो भी ये सारी चीज़ें हमको मेथड, ये सारी चीज़ें इस चीज़ में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में बताई है। और जो तीसरी चीज़ हम देखेंगे, इंक्रीज द एज ऑफ मैरिज एंड रेजिंग द स्टेटस ऑफ वुमन। चलो, बर्थ रेट कम करने का एक तरीका है वुमेन के लिए लीगल मैरिज एज बढ़ा देना। अब 2000 जो चल रहा था उसकी पॉपुलेशन पॉलिसी में वुमेन की मैरिज एज 18 से बढ़कर 20 ईयर्स की करने पर जोर दिया गया था। और सोसाइटी में जो वुमेन का स्टेटस बढ़कर और उन्हें एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में मैन मतलब पुरुषों की बराबर मौका देकर फैमिली साइज कंट्रोल किया जा सकता है। उनका जो सम्मान है वो एकदम आदमियों तक की भी उनको सम्मान दिया जाना चाहिए, जिससे उनका एम्पावरमेंट और भी ज़्यादा बढ़े, और एज अ उनको एजुकेशन मिले, ये सारी चीज़ें समझे। चलो, उसके बाद आते हैं एनकरेजमेंट एंड डिस्करेजमेंट। मतलब देखो सिंपल ये ऐसा है कि अगर अगर जो 2 से ज़्यादा जिनके मतलब चिल्ड्रन है, उन्हें गवर्नमेंट जो भी फैसिलिटी देती है वो छीन लेनी चाहिए,
जो भी मतलब सुविधा देती है एक्स्ट्रा वो छीन लेनी चाहिए, और जिनके 2 से कम है उनको थोड़ी एक्स्ट्रा सुविधा ही देनी चाहिए। जिससे क्या होगा, लोग एनकरेजमेंट भी जिनको करा जा रहा है गवर्नमेंट उनको एनकरेजमेंट कर रही है जो उनके पॉलिसीज़ को फॉलो कर रहे हैं, और जो उनको पॉलिसीज़ को नहीं फॉलो कर रहे गवर्नमेंट उनसे छीन ले रही है जो भी उनको मतलब फैसिलिटीज़ कुछ-कुछ दे देती है जो एक्स्ट्रा है ना। और जो फिफ्थ है हमारा एक्सपैंडिंग मेडिकल सर्विस एंड इट्स इफेक्टिवनेस। लाइक इंडिया में डेथ रेट कम हुआ है लेकिन ये भी डेवलप कंट्रीज से ज़्यादा है। लाइक मेडिकल साइंस में एडवांसमेंट ने चाइल्ड बर्थ और न्यूबॉर्न की हेल्थ के लिए सर्विसेज और फैसिलिटी बढ़ाई है। और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वैक्सीनेशन फैसिलिटी इजीली और हर जगह अवेलेबल हो। एड्स वेरियस जो इन्फेक्शन है, सेकंड पे अपन वेरियस जो इन्फेक्शन है जैसे कम्युनल और सेक्सुअल डिसीज के प्रति अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए। इससे डेथ रेट और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कम हो सकता है। और जो तीसरा है कि ओके हाँ, इंडिया इंडिया जो था हमारा वो फर्स्ट कंट्री था तो इंट्रोड्यूस पॉपुलेशन पॉलिसी किसके लिए, कंट्रोल पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए किया गया था। वो कब किया गया था, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथ के जो मतलब अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी फ्रेम करने के लिए। तो गाइस आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। थोड़ा फास्ट था, थोड़ा फास्ट मैं मानता हूँ। देखो सबसे पहले हमारा मास एजुकेशन अवेयरनेस, सेकंड है इफेक्टिवनेस ऑफ फैमिली प्लानिंग, थर्ड है इंक्रीज द एज ऑफ मैरिज एंड रेजिंग द स्टेटस ऑफ वुमन, फोर्थ है एनकरेजमेंट एंड डिस्करेजमेंट, फिफ्थ है एक्सपांडिंग मेडिकल सर्विस एंड इट्स इफेक्टिवनेस। ओके, तो उसके बाद आता है, देखो इसमें हो क्या रहा है कि क्वेश्चन देखो सेम होते हैं, थोड़ा ट्विस्ट करके पूछते हैं। लाइक कॉजेज हो तो वैसा पूछ लेंगे है ना, रीजंस बताओ। तो ये सारी चीज़ें हमको जानना, मतलब एकदम क्वेश्चन को अच्छे से एक बार हमको क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ना है। एंड जो भी हर एक सबका ही ऐसा है, देखो कंफ्यूज नहीं होना है। ये लोग कंफ्यूज करेंगे अपने को, लेकिन कॉन्फिडेंट ही रहना है हमको। कोई भी क्वेश्चन हो लॉजिकली लिखना है, स्मार्टली लिखना है और एकदम स्पीड के साथ ही लिखना है। ऐसा नहीं कि रुक जाना है थोड़ी देर आगे पीछे देखो। कोई देखो कुछ अब अगर कुछ तुम्हारे दिमाग में आए ना तो एकदम रिमेंबर लॉजिकली एक तो कुछ तो आएगा, मतलब छोटा एक दो कीवर्ड आएगा, लॉजिकली कुछ सोचोगे है ना। तो या फिर रियल लाइफ सिनेरियो के बारे में सोच लो, देन एकदम फास्ट आंसर लिखते जाओ। जो भी तुम्हारे दिमाग में आया लिख दो, फिर उसका अगर ज़्यादा भी मत बनाओ। जैसे अगर थोड़ा ही तुम्हारे दिमाग में आया तो थोड़ा बहुत उसके बारे में लिख के बस बात खत्म, दूसरा जो आता है वहाँ जाओ पहले। ओके, राइट राइट शॉर्ट नोट ऑन डेवलपमेंट ऑफ इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे पे अब शॉर्ट नोट, तो लाइक इंडियन रेलवे की शुरुआत, जो भी हमारा वर्ल्ड ओवर रेलवे के जो शुरुआत कब हुई, दुनिया भर में रेलवे को ट्रांसपोर्टेशन फील्ड में एक क्रांति माना जाता है। अब इंडियन रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके ट्रेड बेनिफिट्स के लिए की थी। तो पहली रेलवे लाइन बॉम्बे से थाने के बीच बनाई गई थी, जो 22 माइल्स यानी लगभग 34 किलोमीटर की दूरी को कवर करती थी। अब सेकंड जो चीज़ है, सॉरी हाँ, सेकंड जो चीज़ है कि आज़ादी के बाद बदलाव कुछ आया। जैसे भारत को आज़ादी मिलने के बाद रेलवे के प्रशासन भारत सरकार के हाथ में आया गया। अब सरकार ने रेलवे के नेटवर्क को संभालने के लिए एक अलग ही डिपार्टमेंट का घटना घटना किया। लाइक आज की स्थिति हम देखें तो देखो आफ्टर इंडिपेंडेंट टू डेज की आज की स्थिति देखिए तो हम लोग क्या है, आज भारत की रेल नेटवर्क एशिया में पहले नंबर पे है और दुनिया भर में चौथे नंबर पर। इंडियन रेलवे भारत की सबसे बड़ी पब्लिक एंटरप्राइज है जो 14 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार देती है। हम देखें तो 2012 में लगभग 8200 मिलियन यात्रियों ने रेलवे से यात्रा की थी। मतलब 8200 मिलियन, मतलब 82 करोड़ लोगों ने, 82 से 8, हाँ 82 करोड़ लोगों ने रेल से यात्रा की थी। और 970 मिलियन टन्स माल भी इसके द्वारा ट्रांसपोर्ट किया गया था। बाप रे, मतलब कितना ही ज़्यादा है। 8200 मिलियन यात्रियों ने रेल से ट्रैवल किया था और 970 मिलियन टन्स माल भी द्वारा ट्रांसपोर्ट किया गया था। बहुत बड़ा अमाउंट है। तो आई होप गाइस ये सारी चीज़ें कवर हो गया होगा। आप एक बार रीड कर लोगे, आपको ऐसा लगेगा कि है ना, तो ऐसा करो आप पहले रीड कर लो फिर इस बाद एक्सप्लेनेशन सुनो, तो आपको सारी चीज़ें समझ आती जाएगी। तो चलिए गाइस, राइट द शॉर्ट नोट इंडियन रेलवेज भी हो गया। उसके बाद मीनिंग ऑफ अर्बनाइजेशन एंड नेगेटिव इफेक्ट्स और अर्बनाइजेशन हो गया। ये भी टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम ये भी कंप्लीट। तो आई होप यू गाइस सबको समझ आया होगा। हरे कृष्णा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गाइस। चलिए।